नमस्कार। नजर और नजरिया लेकर हाजिर हूं मैं आराधना। तो जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं कि कैसे बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच एनडीए में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। सीटों के बंटवारे पर पहले से ही पेच फंसा हुआ है। आप लगातार खबरें सुन रहे हैं। नीतीश कुमार ने आज भी जेडीयू नेताओं के साथ बैठक की है। जीतन राम मांझी ने तो ऐलान ही कर दिया है कि वो चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारेंगे। और जिस तरह सीटों का बंटवारा हुआ उसे लेकर भी जीतन राम मांझी ने अपनी नाराजगी का खुलेआम ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि जो बंटवारा हुआ है उसका अंजाम भुगतना पड़ सकता है पूरे गठबंधन को। उन्होंने कहा है कि 2 सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे जो कि फिलहाल एलजेपीआर के कोटे में जा सकती हैं, जिनमें मखदुमपुर और बोधगया सीट शामिल है। और अब टिकटों के बंटवारे को लेकर भी अलग ही चुनौतियां खड़ी हो गई है एनडीए गठबंधन में। एनडीए के नेता बगावती तेवर अपना रहे हैं। बगावत शुरू हो चुकी है एनडीए में। पहले से ही एनडीए नेताओं के इस्तीफे आने शुरू हो गए थे, फिर चाहे वो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू हो या चिराग पासवान की एलजेपीआर या फिर बीजेपी ही क्यों ना हो, हर तरफ नेताओं के इस्तीफे की खबरें आनी शुरू हो गई थी। और अब हर एक दल में नेता बागी हो रहे हैं। इसी कड़ी में जेडीयू सांसद अजय कुमार मंडल का आज इस्तीफा सामने आया है। उन्होंने नीतीश कुमार को अपना इस्तीफा थमा दिया है। सांसद ने जो त्यागपत्र नीतीश कुमार को दिया है उसे उन्होंने अपने एक्स पर भी शेयर किया। और अजय मंडल ने सिर्फ पार्टी ही नहीं छोड़ी है बल्कि जेडीयू पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उनका कहना है कि स्थानीय सांसद होने के बावजूद टिकट देने में उनकी किसी भी तरह की कोई सलाह नहीं ली गई है और इसीलिए उनका सांसद पर बने रहने का अब कोई औचित्य नहीं रह जाता। और यही नहीं, उन्होंने आरोप भी लगाया है कि जिन व्यक्तियों ने पार्टी संगठन के लिए कोई काम नहीं किया उन्हें टिकट देने की बात सामने आ रही है, जबकि जिला अध्यक्ष और स्थानीय नेतृत्व की राय को पूरी तरह अनदेखा किया जा रहा है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये अजय कुमार मंडल का वो पत्र है, जो त्याग पत्र है जो उन्होंने नीतीश कुमार को सौंपा है। और उन्होंने लिखा है, नीतीश कुमार से सीधे शिकायत की है कि मुझे तो आपसे मिलने तक नहीं दिया जा रहा है और ना ही मेरी राय को सुना जा रहा है। तो अजय मंडल ने अपनी पूरी नाराजगी जाहिर की है इस त्यागपत्र के जरिए। और अभी तक तो इसके मंजूरी की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन यह साफ है कि जेडीयू में बड़ी बगावत शुरू हो गई है। छोटे मोटे नेता तो दूर, अब पार्टी सांसद जो सिटिंग सांसद है वो भी इस्तीफे दे रहे हैं, पेशकश कर रहे हैं। तो ऐसे में बिल्कुल नीतीश कुमार के लिए बहुत ही चिंता की बात है। वहीं भागलपुर के जो गोपालपुर विधानसभा सीट से लगातार 4 बार के विधायक है गोपाल मंडल, उन्होंने सीधा सीएम आवास के बाहर डेरा डाल दिया। उनकी भी नाराजगी दिखाई दे रही है। 5वीं बार चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने पार्टी से टिकट मांगा है और इसी मांग को लेकर वो पटना में अन्य मार्ग पहुंचे, जहां की मुख्यमंत्री का आवास है। और मुख्यमंत्री के आवास के सामने ही वो धरने पर बैठ गए और वहां उन्होंने जमकर नारेबाजी की है। हालात ये हो गए कि सीएम हाउस की सुरक्षा बढ़ानी पड़ी, जिसके बाद सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि क्या अब सीएम नीतीश कुमार को अपने ही पार्टी के नेताओं से खतरा हो सकता है? उन्हें अपने ही नेताओं के खिलाफ सुरक्षा देनी पड़ रही है? क्या उनकी पार्टी में उनके नेताओं की नाराजगी इतनी ज्यादा बढ़ गई है? ये सवाल बहुत ही गंभीर है और वो भी मौजूदा वक्त में जब बिहार में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। हर तरफ तैयारियां चल रही हैं, उम्मीदवारों की घोषणा की जा रही है और बस जल्दी ही मतदान होने हैं। तो ऐसे में बगावत साफ साफ दिखाई दी और सिर्फ जेडीयू में नहीं दिख रही है बल्कि बीजेपी में भी ऐसे ही हालात बने हुए हैं। बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने तो सीधा स्ट्राइक रेट का जिक्र करते हुए पहले सहयोगियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये स्ट्राइक रेट का झुनझुना बजा रहे हैं और उनका यह बयान चिराग पासवान से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि चिराग पासवान सीटों के बंटवारे के बाद से भले ही संतुष्ट नजर आ रहे हो, लेकिन जब तक बंटवारा नहीं हुआ था तब तक वो बगावती तेवर दिखा रहे थे और बार बार स्ट्राइक रेट की बात कर बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश भी कर रहे थे। और गिरिराज सिंह ने अब उसी को लेकर बयान दिया है। तो ऐसे में चिराग पासवान को लेकर ही उनका बयान माना जा रहा है। और इसके अलावा उन्होंने अपनी ही पार्टी को चेता दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को फील गुड में नहीं रहना चाहिए। अटल जी के समय में हमने फील गुड को देख लिया है, जिसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। आज कार्यकर्ता मुझे नाराज दिख रहे हैं। जो सीट हम 500 वोटों से हार गए उसे भी हमने दूसरे दल को दे दिया। इसी बात को लेकर कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। सीट बंटवारे में सब बड़े लोग बैठे हैं, लेकिन जो मगध में होना चाहिए वो मिथिलांचल में हो रहा है। साफ है, बीजेपी हाईकमान को ही इन्होंने एक तरह से निशाने पर ले लिया है। इन्होंने हाईकमान के फैसलों पर एतराज जताया है और उन्होंने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए अपने इस एक बयान से। और इस बीच बीजेपी की तरफ से उसकी पहली लिस्ट भी जारी कर दी गई है। 71 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है बीजेपी की तरफ से। इस लिस्ट में बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का नाम है, जिनका नाम जो डिप्टी सीएम भी हैं बिहार के अभी, उन्हें तारापुर से टिकट मिला है।
सिवान से मंगल पांडे को टिकट दिया गया है, बांकीपुर से मंत्री नितिन नवीन को टिकट दिया गया है, दीघा से संजीव चौरसिया को टिकट दिया गया है, तो दरभंगा से संजय सरावगी को टिकट मिला है। जमुई से श्रेयसी सिंह को उतारा गया है, लेकिन कई प्रमुख नाम हैं जिनको इस लिस्ट में जगह नहीं मिली, यानी उनका टिकट काट दिया गया है, जिसमें कि विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव का नाम शामिल है, जो कि अगर देखा जाए तो वरिष्ठ नेता है, बीजेपी के विधानसभा के अध्यक्ष हैं। ऐसे में उनका नाम कटना वाकई में चौंकाने वाला है। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी बेटिकट ही रहे और वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह का भी नाम इस सूची में नहीं है। वहीं कुम्हरार के विधायक अरुण सिन्हा, इन्हें भी टिकट नहीं दी गई है। इस सूची को अगर देखा जाए तो इस तरह के कयास लग रहे हैं कि अब बीजेपी में बगावत और बढ़ सकती है, नेताओं की नाराजगी आने वाले वक्त में खुलकर सामने आ सकती है। तो बिहार में पल पल बदलती इस सियासत पर आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे और इसी के लिए हमारे साथी भी मौजूद है। बिहार की सियासत अभी क्या मोड़ लेने वाली है और अभी जो हलचल बनी हुई है वो आगे कहां जाकर थमेगी या इसका क्या नुकसान एनडीए गठबंधन को उठाना पड़ेगा, इस सब पर हम चर्चा करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिद्धार्थ जी, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है, और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है फर्रा शाकिब जी, वो भी पॉलिटिकल एनालिस्ट है। स्वागत है आप दोनों का हमारे आज के इस कार्यक्रम में और स्वागत है हमारे तमाम दर्शकों का जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। तो हम बात कर रहे हैं बिहार की सियासत की। सिद्धार्थ जी, फर्रा जी, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं कि बिहार में फिलहाल जो हालात बने हुए हैं, एनडीए गठबंधन में खासकर बगावत शुरू हो चुकी है। कई नेताओं के इस्तीफे अभी तक सामने आ चुके हैं और आज ही जेडीयू में भी एक बड़ा अजय मंडल का इस्तीफा सामने आया है। उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, नीतीश कुमार को त्यागपत्र सौंपा है और कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। जिस तरह चुनाव के नजदीक आते ही इस्तीफों की झड़ी लग रही है, उसे देखते हुए एनडीए में एक गंभीर संकट खड़ा हो रहा है, इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं। सिद्धार्थ जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कि ये जो इस्तीफा जेडीयू में निकलकर सामने आया है नीतीश कुमार के लिए कितनी बड़ी मुश्किल हो सकती है? क्योंकि देखा जाए तो नीतीश कुमार सीट बंटवारे से भी खुश नहीं है और नाराजगी सीट बंटवारे को लेकर है, क्योंकि पहले से ही ये चर्चाएं चल रही हैं कि बीजेपी नीतीश कुमार की पार्टी को खत्म करने की कोशिश में जुटी हुई है। उनके पार्टी के अस्तित्व पर ही संकट आ जाएगा अगर वो बीजेपी के साथ रहते हैं। और अब जेडीयू के नेता भी नाराज दिखाई दे रहे हैं। तो क्या नीतीश कुमार दोनों तरफ से घिर गए हैं, अपने पार्टी के नेताओं की नाराजगी और बीजेपी से भी उन्हें उनकी मनचाही सीटें नहीं मिल पा रही हैं? आप क्या कहेंगे इसे लेकर? जी, बीजेपी को ये चुनाव बीजेपी हारेगी, उसको ये पता था। ये पता आज नहीं था। पिछले साल लोकसभा चुनाव जब हुए थे और लोकसभा चुनाव में भाजपा, हमें पता है कि लोकसभा चुनाव से लोकसभा चुनाव होने से जस्ट पहले उसने अब की बार 400 पार का नारा दिया था। उससे भी 2-3 महीना पीछे जाइए तो बड़े जोर शोर से मंदिर का उद्घाटन किया था। तो भाजपा को ये पूरी उम्मीद थी कि 2024 के चुनाव में वो बहुत बड़े बहुमत से आएगी। पिछले बार के 2019 से भी ज्यादा के बहुमत में आएगी। 400 पार का नारा था, लेकिन 350-400 के आसपास जाने की उनकी उम्मीद थी। लेकिन वो अयोध्या भी हारे, चित्रकूट भी हारे और रामेश्वरम भी हारे। उसके बाद भाजपा को ये समझ में आ गया, भाजपा को ये अनुभव रियलाइजेशन हो गया कि भाजपा अब इस देश में लोकप्रिय नहीं रही है। भाजपा का जो नैरेटिव है वो ये देश के लोग उस नैरेटिव को अब खरीद नहीं रहे हैं। इसीलिए हमें पता है, उसके बाद से आप देखिए भाजपा हर जगह पर, कहीं पर भी चुनाव होते हैं तो उस चुनाव में बहुत ज्यादा धांधलियां होने के समाचार आने शुरू हो गए हैं। चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो, चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो, चाहे बिहार में एसआईआर हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाजपा को अब पता है कि भाजपा इस देश में अब लोकप्रिय नहीं रही। भाजपा को 10 में से, भारत के 10 में से 7 लोग, 8 लोग 6 या 7 लोग भाजपा को पसंद नहीं करते हैं। वो गैर भाजपा को वोट देते हैं। भाजपा को 10 में से केवल 3 ही लोग पसंद करते हैं। बाकी 10 में से इस देश के 7 लोग भाजपा को पसंद नहीं करते हैं और भाजपा को ये पता है। इसीलिए भाजपा ने इस चुनाव में बिहार में एसआईआर नाम का एक शगुफा छोड़ा। ये एसआईआर नाम का शगुफा भले बिहार में छोड़ा हो, लेकिन इसका जो ट्रायल रन था, इसका जो रिहर्सल था, इसका जो ड्राई रन था, इन्होंने दिल्ली के चुनाव में किया। हमें पता है दिल्ली के चुनाव में क्या हुआ था। दिल्ली के चुनाव में भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, दिल्ली में लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में 40,000 वोट घट गए। तो अगर जिस देश की जनसंख्या बढ़ रही है वहां पर वोटर बढ़ने चाहिए। वहां अगर वोटर घट रहे हैं, एक एमपी और एमएलए मंत्रियों के घर पर
100 वोट, 80 वोट, नए नए वोट अगर मिल रहे हैं एक ही पते पर, वो भी एमपी के सरकारी बंगले पर, इसका मतलब ये है कि भाजपा ये चुनाव, जिसे इंग्लिश में जेरी मैंडरिंग कहा जाता है, जेरी मैंडरिंग का मतलब होता है एक चुनाव क्षेत्र के साथ गड़बड़ी करना, एक चुनाव क्षेत्र के साथ धांधली करना। तो ये एक चुनाव क्षेत्र के साथ जो धांधली इन्होंने दिल्ली में की, उसके बाद इनके 100-12 हो गए, लेकिन इनको ये भी पता लग गया कि जब तक इसको चुनाव आयोग के द्वारा पहले ही ठीक नहीं करेंगे तो बाद में अगर करेंगे तो हल्ला गुल्ला बहुत मचता है। इसीलिए इन्होंने एसआईआर नाम की प्रक्रिया की, लेकिन एसआईआर इनके धूल में इन्होंने लट चलाई, उड़ता तीर इन्होंने ले लिया। जिस मंशा से इन्होंने एसआईआर शुरू किया था वो पूरा नहीं हो सका, क्योंकि एक तो विपक्ष ने बहुत जोर शोर से इसको उठाया, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने भी कई अलग अलग स्तरों पर उस पर कई तरह के अलग अलग छोटे मोटे रोक लगाते चले गए उसकी पारदर्शिता बढ़ाने के लिए। इसीलिए एसआईआर की जो इनका उद्देश्य था, इनका जो मूल उद्देश्य था, वो उद्देश्य बहुत ज्यादा हद तक पूरा होते हुए नहीं दिख रहा है। हालांकि ये मानने का अभी भी आधार है कि कुछ हद तक पूरा होते हुए भी दिख रहा है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट का उसका जजमेंट आना बाकी है, उसके लिए हम इंतजार करेंगे। तो भाजपा ये बिल्कुल जानती है कि बिहार में वो चुनाव अब नहीं जीत रही है, इसीलिए उसको धांधली करना बहुत जरूरी है। और धांधली सिर्फ एक स्तर पर नहीं की जाती है, धांधली अलग अलग स्तरों पर की जाती है। एसआईआर नाम की धांधली को छोड़ भी दीजिए, तो हमें पता है कि जिस तरह से अभी आपने दिखाया कि अजय कुमार मंडल जो कि जेडीयू के सांसद हैं, अब मुझे बताइए विधानसभा चुनाव हो रहा है, सांसद का तो उसमें कोई लेना देना नहीं है, सांसद की तो अपनी सीट खतरे में नहीं है, लेकिन वो अगर इस्तीफा दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस चुनाव में स्थानीयों के साथ अनदेखी हो रही है और मुख्यमंत्री से मुझे भी मिलने नहीं दिया जा रहा है, इसका मतलब स्पष्ट है कि जेडीयू को बीजेपी ने बहुत हद तक हाईजैक कर लिया है। यह मानने का पूरा आधार है कि बीजेपी जेडीयू को भी काफी हद तक हाईजैक कर ली है। और क्योंकि बीजेपी ने जेडीयू को हाईजैक किया है, इसलिए वो बीजेपी अपने तरीके से भी लड़ेगी अपने सीटों पर भी, और जेडीयू पर भी पूरा दबाव बना के रखेगी। जेडीयू में भी किसको टिकट मिले नहीं मिले इसका भी तय तमन्ना भाजपा करना शुरू कर रही है। और इसीलिए हमने देखा कि कुम्हरार नाम का, आपने शायद चर्चा भी की, कुम्हरार नाम का एक सीट है जहां पर सिन्हा जी का टिकट काट दिया गया, उसके बाद से कायस्थ समाज का बहुत बड़ा विद्रोह वहां पर खड़ा हो गया है। कुम्हरार में मेरे रिश्तेदार रहते हैं, कल जब से उन्होंने सीटों की घोषणा की है उसके बाद से वहां पर काफी हल्ला गुल्ला मच रहा है। जो कायस्थ समाज है सिन्हा जी का, वो काफी विद्रोह के मुद्रा में आ गया है। तो भाजपा को ये पता है एक तरफ से कि वो लोकप्रिय नहीं रही, वो चुनाव हारने की स्थिति उसकी ज्यादा है, ऊपर से क्योंकि वो लोकप्रिय नहीं है इसीलिए धांधली करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब धांधली करेंगे, किसी चीज की अति होगी तो आपको दादागिरी करनी पड़ती है, धांधली पर्याप्त नहीं होती, धांधली के साथ आपको दादागिरी भी करनी पड़ती है, जिसको कहते हैं रंगदारी। और रंगदारी अगर बिहार में करेंगे तो बिहार में लोग रंगदारी को बहुत बर्दाश्त कर चुके हैं। एक रंगदार से बड़ा रंगदार बिहार में हर बिहारी अपने आप में एक रंगदार होता है। तो अगर भाजपा बिहार में रंगदारी करने की कोशिश कर रही है तो पहले से ये उल्टा जा रहा है और भी उल्टा जाने की संभावना है। क्योंकि अब देखिए इन्होंने 71 सीटों की घोषणा की, एक तरफ इनका बेटी बचाओ का नारा है, बेटी बचाओ का नारा है, दूसरी तरफ इन्होंने लोकसभा में एक पारित भी कर दिया है कि महिलाओं को 1/3 या आधा सीट देंगे। तो अगर 70 सीट इन्होंने घोषित किया है तो कम से कम इनको 30-35 सीट तो महिलाओं को दे देना चाहिए था, 30-35 नहीं तो 25 दे देते, 25 नहीं तो 20 दे देते, लेकिन इन्होंने केवल 9 सीट दी है, मतलब 10-12% ये महिलाओं को दे रहे हैं ये। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम बिहार के 1 करोड़ महिलाओं को आप 10-10 हजार रुपए दे रहे हैं। तो महिलाएं क्या है भाजपा के लिए, नेता बनने लायक नहीं है क्या? भाजपा के अनुसार नेता बेटी बचाओ का जब नारा है इसका मतलब तो महिलाओं को नेतृत्व भी देना चाहिए, लेकिन वो 10% सीट दे रही है, महिलाओं को केवल 10% दे रही है। दूसरी बात यह कि 70 में से करीब 50 सीटों पर भाजपा ने जो उम्मीदवार तय किए हैं वो रिपीट उम्मीदवार है, मतलब पिछले बार भी वही उम्मीदवार थे। इसका मतलब ही है कि भाजपा के अंदर खाने में, संगठन के मामले में उसकी स्थिति काफी कमजोर है, उसके पास नए चेहरे की कमी है, उनके पास महिला नेतृत्व की कमी है, और इसीलिए वो एक तरफ तो एसआईआर नाम की धांधली भी कर रहे हैं, ऊपर से वो जेडीयू को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ के वोटरों को भी लुभाने के लिए 10-10 हजार देने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाजपा के बारे में अब एक चीज बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि भाजपा इस देश में, मेरे ख्याल से डीबी लाइव के दर्शक इस चीज को गांठ बांध के रख लीजिए, भाजपा इस देश में अब लोकप्रिय नहीं रही, वो चुनाव जीत नहीं सकती है, वो चुनाव केवल छीन सकती है। जिस तरह से हमने देखा चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में
वहां पर तो उन्होंने अपना भाजपा का जो चुनाव अधिकारी था वो तो सुप्रीम कोर्ट में जाके हाथ जोड़ के बोल दिया कि हाँ हमने तो इस तरह की गलती की है, धांधली की है। आज ही जी ताजा उदाहरण है कि पंजाब में एक राज्यसभा की सीट है, राज्यसभा की सीट पर 10 लोगों का फर्जी नाम लेके भाजपाइयों ने फर्जी नाम लेके किसी का नाम दे दिया कि ये एक उम्मीदवार है, क्योंकि राज्यसभा का जब उम्मीदवार बनता है तो उसको 10 नाम का प्रपोजर लिस्ट होना चाहिए, मतलब जी प्रस्तावक का नाम होना चाहिए। तो 10 फर्जी नाम लेके चुनाव आयोग को इन्होंने दे दिया और पुलिस वहां गई पकड़ने के लिए, तो चंडीगढ़ में क्योंकि केंद्र शासित राज्य है, भाजपा वाले उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाजपा अब जान रही है बिल्कुल स्पष्ट रूप से कि वो इस देश में लोकप्रिय नहीं रही, वो चुनाव जीत नहीं सकती, अब वो केवल चुनाव छीनने की कोशिश कर रही है। वो चाहे एसआईआर के माध्यम से छीनने की कोशिश करे, चाहे वो फर्जीवाड़ा करके चंडीगढ़ के जैसा फर्जीवाड़ा करके जीतने की कोशिश करे, चाहे वो जेडीयू को हाईजैक करके जीतने की कोशिश करे। तो यही अब भाजपा के पास चारा बचा हुआ है, जिसे कहते हैं अंत में क्या कहते हैं, मरता क्या न करता। तो भाजपा की स्थिति मेरे ख्याल से काफी गंभीर है और मुझे अच्छा लग रहा है कि ये जो महागठबंधन है ये थोड़ा इंतजार कर रहा है अपनी सीटों का घोषणा करने के लिए, क्योंकि बिहार में जो चुनाव होते हैं एक एक सीट का चुनाव अलग होता है। तो महागठबंधन मेरे ख्याल से इंतजार कर रहा है कि जब तक भाजपा या भाजपा का गठबंधन किस सीट पर किसको वो चुनाव का चिन्ह दे रहा है वो पहले दे ले, उसके बाद देखा जाएगा कि उसके खिलाफ सबसे अच्छा और सबसे ठोस उम्मीदवार कौन हो सकता है। मेरे ख्याल से महागठबंधन इंतजार कर रहा है और इंतजार करना ठीक भी है। जी बिल्कुल, यानी देखा जाए तो बीजेपी को यह पता चल चुका है कि अपने दम पर वो ये चुनाव नहीं जीत सकती और इसलिए वो तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। अगर देखा जाए तो जो सीटों का बंटवारा भी बीजेपी की तरफ से किया गया है उसे लेकर बीजेपी के अलावा और कोई संतुष्ट नहीं है। हाँ, चिराग पासवान जरूर संतुष्ट दिख रहे हैं, लेकिन जिन सीटों पर चिराग पासवान दावा कर रहे हैं वो जेडीयू कोटे की सीटें हैं। सीटों के बंटवारे में भी चिराग की मानी गई और अब अगर सीटों की चॉइस में भी चिराग की ही मान ली जाएगी तो ये जो फूट पड़ी हुई है सीटों के बंटवारे को लेकर वो और बढ़ सकती है एनडीए गठबंधन में। चिराग पासवान खासकर 3 सीट जिन पर दावा ठोक रहे हैं, जैसे कि तारापुर और इसके अलावा है सोनबरसा, राजगीर, मोरवा, ये सभी सीटें हैं जो कि नीतीश कुमार के कोटे की सीटें हैं। इन पर सिटिंग विधायक है नीतीश कुमार के और इन पर ही चिराग पासवान दावा ठोक रहे हैं और इसे लेकर नीतीश कुमार खासे नाराज दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अगर ये नाराजगी दूर नहीं हुई नीतीश कुमार की तो एनडीए में दरार बढ़ सकती है। फराज शाकिब जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार को क्या जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है? चिराग पासवान पहले सीएम पद को लेकर जिस तरह उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया उसे लेकर नीतीश कुमार और चिराग पासवान में तनाव की खबरें आई और फिर अब सीटों को लेकर भी चिराग पासवान ने उन्हीं सीटों पर दावा ठोका है जिस पर जेडीयू के सिटिंग विधायक है। तो जाहिर सी बात है जेडीयू को आपत्ति होगी। जेडीयू के जो प्रमुख है नीतीश कुमार, वही नहीं बल्कि पूरे नेता कार्यकर्ताओं में भी इस बात को लेकर गुस्सा है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये सब जानबूझकर किया जा रहा है? आखिर क्यों चिराग बार बार नीतीश कुमार की ही सीटों को टारगेट कर रहे हैं, नीतीश कुमार को ही एक तरह से टारगेट कर रहे हैं, उनकी पार्टी को? आपको क्या लगता है? आराधना जी, देखिए, चिराग पासवान ये कोई पहली बार नीतीश को टारगेट नहीं कर रहे हैं। ये जो जब से चिराग पासवान मोदी जी के कथित हनुमान बने हैं, वो कथित हनुमान बने ही इसलिए हैं कि भाजपा ने उनको नीतीश को कट्टू साइज करने के काम पर लगा दिया कि आपको किसी भी वो आपने 2020 में देखा, 2020 में उन्होंने 43 सीटों पर ला दिया। 110 सीट लड़ने वाले नीतीश कुमार जो है 50% से ज्यादा सीटें हार गए, 43 सीटों पर आ गए। लेकिन वो एक अलग मामला था कि उसके बावजूद भाजपा को नीतीश जी को अपना विधायक बनाना पड़ा। मसला देखिए कहाँ फंसा हुआ है। सबसे बड़ी बात थी कि सोनबरसा की सीट, सोनबरसा सहरसा जिले की सीट है, मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में आती है और सोनबरसा में रत्नेश सदा जो जदयू से विधायक है, मंत्री है मद निषेध विभाग के, वो एक बड़ा महादलित समाज मुसहर समाज में जो जीतन राम मांझी जी की जाति है, उस समाज के एक बड़े चेहरे के तौर पर वो कोसी इलाके में देखा जाता है, जिसको बिहार में मक्का बेल्ट बोलते हैं। उनका टिकट काट देना और रामविलास पासवान की सुपुत्र को वो सीट दे देना, सिटिंग विधायक, सिटिंग मंत्री का टिकट काट के, मतलब वो सीट बिना इसके मशवरे के, नीतीश जी के मशवरे के आपने वहां अनाउंस कर दिया। आप देखेंगे आराधना, जब सीटों के चयन की बात हुई, परसों सब लोगों ने ट्वीट किया, सोशल मीडिया हैंडल पर तमाम खबरें आ गई कि भाई, और अभी जब हम और आप बात कर रहे हैं, यानी अब 48 घंटे होने वाले हैं, 48 घंटे में
सीटों के औपचारिक ऐलान को लेकर के अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है जी। वरना ये परंपरा रही है कि सभी लोग, घटक दल के सभी लोग, एक ज्वाइंट पीसी होती है, ज्वाइंट पीसी में सब लोगों की सहमति से टिकटों का ऐलान किया जाता है या नंबर ऑफ सीट्स ऐलान किया जाता है। आज चिराग पासवान ट्वीट करते हैं कि सीटों का बंटवारा सौहार्दपूर्ण वातावरण में हो गया है, अब कौन कौन सी सीटें कौन लड़ेगा ये इस पर बातचीत अंतिम दौर में चल रही है जी। इसका मतलब यह है कि आपने जो परसों रात में जो लिस्ट उस सूत्रों के हवाले से मीडिया ने वायरल कराई, ये सीटें, उन 29 सीटों में से ये सीटें जो, जिसमें सोनबरसा है, जिसमें मोरबा की सीट थी, जिसमें राजगीर की सीट थी, जिसमें साहेबपुर कमाल की सीट थी, वो तमाम सीटों की जो लिस्ट वायरल करवाई गई लोजपा के हवाले से, ये सीटें चिराग जी को मिली हैं। इसका मतलब उसमें बहुत बड़ा झोल था, यानी कॉन्फिडेंस में जनता दल यूनाइटेड के शीर्ष नेताओं को, मतलब इन सेंस कि नीतीश कुमार को नहीं लिया गया था। और यही एक बड़ी वजह रही कि परसों यानी 7 बजे शाम को लगभग ये घोषणा, और कल 7 शाम तक ललन सिंह, संजय झा की मुलाकात नीतीश कुमार से नहीं होती है। वो हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं मुख्यमंत्री आवास में जाने की। उनको पता चल जाता है कि नीतीश जी काफी नाराज हैं और खबरें यहां तक आई हैं, मैं उसकी पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब कहीं तो आग लगती है तभी धुआं उठता है। तो ये बात तक चल रही है कि नीतीश कुमार ने संजय झा को बहुत डांटा है अपने घर में और कमरे से बाहर कर दिया है कि आपको जिन जो सीटें, वो सीटें कहां हैं जो हमने कही थी। 103 सीटों के बारे में बात किया गया था और आप 101 लेकर आए, और 101 में भी 9 ऐसी सीटें आपने लोजपा को दे दी जिस पर हमको लड़ना था चुनाव। तो तारापुर की सीट जो लोजपा के खाते में गई थी, अब वो वहां लोजपा के खाते में नहीं है। अब वहां पर सम्राट चौधरी जो बीजेपी कोटे से उप मुख्यमंत्री हैं, उनके चुनाव लड़ने की घोषणा हो गई है। ये जो 71 लोगों की जो सूची अभी भाजपा ने जारी किया है, उसमें सम्राट चौधरी का नाम है। तारापुर से, वो हमारे जिले की सीट है। हमारे जिले यानी मैं जिस विधानसभा का वोटर हूं, वहां भाजपा का जो विधायक था उसका टिकट काट दिया गया है और उसके बदले एक वैश्य समाज से आने वाले व्यक्ति को टिकट दिया गया है, क्योंकि तारापुर में सम्राट चौधरी के सामने आरजेडी के लिए, आरजेडी ने एक वैश्य उम्मीदवार को उतारने का मन बना रखा है जो उपचुनाव में हार गए थे। तो उस वैश्य समाज के वोटरों में डेंट लगाने, इन द सेंस कि उस वैश्य समाज के, मतलब तारापुर में सम्राट चौधरी को आपने टिकट दे दिया, आरजेडी वैश्य समाज को टिकट दे देगी, तो वैश्य आरजेडी की तरफ ना चला जाए, इसलिए आपने एक वैश्य समाज के व्यक्ति को टिकट देकर मुंगेर चुनाव लड़ने भेज दिया। आपने एक सिटिंग विधायक का टिकट काट करके अपनी संबल पर एक वैश्य समाज के व्यक्ति को टिकट लेकर के यहां भेज दिया, बैलेंस बनाने के लिए। दूसरा सबसे बड़ा खेल हुआ है, हमारे जिले की एक सीट है जमालपुर। जमालपुर में आपको बहुत हंसी आएगी, नॉमिनेशन के लिए एनआर कटाना पड़ता है। पहले निबंधन पदाधिकारी के यहाँ जो निर्वाचित पदाधिकारी होते हैं उसके यहाँ एक एनआर कटाना पड़ता है, उसका कुछ शुल्क होता है, वो अभी आपको सिद्धार्थ भाई बताएंगे। उसके बाद आप उस एनआर को लगा करके जाके अपना नामांकन भरते हैं। ना तो एनआर का मतलब 10,000 या 20,000 विधानसभा के हिसाब से, पता नहीं, मुझे एग्जैक्टली उसकी रकम नहीं मालूम है। निगम में कुछ और होता है, लोकसभा के चुनाव में उसका कुछ और होता है और विधानसभा में कुछ और होता है, मतलब अमाउंट, लेकिन वो पहले आपको कटाना पड़ता है। कल हमारे यहाँ से एक जदयू के जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने भी एनआर कटवा लिया था, और एक पूर्व मंत्री हैं शैलेश कुमार, उन्होंने भी, दोनों ने एक ही सीट के लिए एनआर कटवा लिया था। तो जिलाध्यक्ष महोदय को ललन सिंह ने आश्वासन दे रखा था कि आपका टिकट फाइनल है जी। और जो मंत्री जी हैं, जिनको नीतीश जी ने कल रात में बुला के टिकट दिया है, वो नीतीश कुमार के गुड बुक में है। एनआर दोनों ने एक ही सीट के लिए कटवा लिया, एक दोनों को आश्वासन। इसका मतलब है कि मंत्री जी को यह पता था कि मेरा टिकट तो कटने नहीं जा रहा है। वो पिछला चुनाव हारे कांग्रेस से, वो भी चिराग की वजह से हारे थे। वो 4,000 वोटों से पिछला चुनाव हारे थे। चिराग के उम्मीदवार को 14,000 वोट आए थे। अगर चिराग का उम्मीदवार पिछले बार चुनाव में जमालपुर विधानसभा में नहीं होता तो मंत्री जी चुनाव जीत जाते। तो वो पिछला चुनाव 4,000 वोट से हारे थे। उनको लग रहा था कि नीतीश जी हमको मानते ही हैं, हम नीतीश जी के स्वजाती हैं, मेरा टिकट तो फाइनल है। ललन सिंह से उनकी बनती नहीं। सिंह हमारे यहाँ के सांसद हैं, हमारे स्थानीय सांसद हैं, ललन सिंह से उनकी बनती नहीं है। 36 आंकड़ा चलता है दोनों में। तो ये माना जा रहा था, लोगों के बीच में ये चर्चा हो रही थी कि नहीं, टिकट तो ललन सिंह ही बांटेंगे। मुंगेर विधानसभा में मुंगेर लोकसभा में जितनी विधानसभा की सीटें हैं, उन टिकटों का बंटवारा, मतलब फाइनल तो ललन सिंह ही करेंगे। तो यहां भी ललन सिंह मात खा गए। रात में जैसे ही घोषणा हुई टिकटों की, रात में ही सिंबल, जो नीतीश जी ने, शैलेश कुमार जो पूर्व मंत्री है, उनको अपने आवास पर बुलाया और उनको सिंबल दे दिया कि जाइए आप जाकर के नामांकन। तो ये दूसरे वाले जो एनआर कटा करके वो बैठे रह गए हाथ मलते हुए। अब एक सीट है और सूरजगढ़ा, वो हमारे ही संसदीय क्षेत्र में आती है, मुंगेर लोकसभा में आती है। सूरजगढ़ा की सीट पर का खेल सुनिए, बड़ा मजेदार खेल है। पिछली बार जब नीतीश जी पलटी मार के इधर आए 2024 चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले जी, तो सूरजगढ़ा से आरजेडी के विधायक थे प्रहलाद यादव, उनको भाजपा में लाया गया।
विजय सिन्हा उसकी अगली विधानसभा है लखीसराय की, वहां से उम्मीदवार। विजय सिन्हा भी डिप्टी सीएम है बिहार में। विजय सिन्हा ने उनको मतलब सूरजगढ़ा वाले विधायक जी को, प्रहलाद यादव जी को बहला के लाए कि चलिए आपको हम सूरजगढ़ा से भाजपा का टिकट आपका फाइनल कर देते हैं, आप हमको समर्थन दीजिए। अब ये प्रहलाद यादव कूद के चले गए उस वाले वेल में, एनडीए के वेल में जाके बैठ गए कि विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री, उन्होंने तो हमको बोल दिया है कि ये मेरा टिकट फाइनल है, हम भाजपा से लड़ेंगे। ललन सिंह ने यहाँ पेच फंसा दिया, बोले सूरजगढ़ा में सूरजगढ़ा जदयू लड़ेगी, भाजपा को हम देंगे नहीं और प्रहलाद यादव को टिकट देंगे नहीं। अब विजय सिन्हा और ललन सिंह में वो खींचतान मतलब बड़ी रार मच गई। नुकसान सबसे ज्यादा प्रहलाद यादव का हुआ है। प्रहलाद यादव अब जो भैगाबॉन की तरह ना इधर के रहे ना उधर के रहे, उनको आरजेडी का टिकट मिल रहा है ना एनडीए का टिकट मिल रहा है। मतलब जो सिटिंग विधायक था उसने अपनी मिट्टी पलित करा ली खुद उछल फांग करके। तो ये तमाम खेल बिहार में बड़ा अच्छा चल रहा है। मोरवा की सीट आपको मैं बताता हूँ, समस्तीपुर जिले की एक सीट है मोरवा, उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। मोरवा के ठीक बराबर में सीट है सराय रंजन, जहां से विजय चौधरी चुनाव लड़ते हैं। जो विजय चौधरी नीतीश कुमार जी की भूंजा पार्टी के एक महत्वपूर्ण सदस्य माने जाते हैं। नीतीश कुमार जी की एक भूंजा पार्टी की बड़ी चर्चा होती है बिहार की राजनीति में, आराधना। शाम को नीतीश जी सबको बुलाते हैं, भूंजा खाते हैं, वो एक बहुत गंभीर चर्चा होती है वहां पर। तो उस भूंजा पार्टी में संजय झा हैं, ललन सिंह हैं, विजय चौधरी का नाम आता है, अशोक चौधरी का नाम आता है। तो और संजय झा और विजय चौधरी में बनती नहीं है। तो विजय चौधरी की जो सीट है सराय रंजन, वहां पिछला चुनाव भी बहुत मुश्किल से हारे थे, उनको मल्लाह समाज के लोगों ने वोट देकर चुनाव जितवा दिया था। मोरवा एकदम ठीक उसके बगल की सीट है। मोरवा में मल्लाह समाज की बहुत बड़ी आबादी है और वहां से मल्लाह समाज का उम्मीदवार ही जीतता है। तो फिर मोरवा से हार गए थे जदयू के उम्मीदवार विद्यासागर निषाद। मोरवा सीट आरजेडी जीत, उम्मीदवार जदयू ने मल्लाह समाज से दिए थे। अब मोरवा जो है लोजपा को दे दी गई। मतलब ये संजय झा ने सोचा कि मोरवा हम लोजपा को दे देते हैं तो लोजपा का कोई मतलब महादलित समाज से आने वाला उम्मीदवार हो जाएगा। उसका खमियाजा सराय रंजन की सीट पर विजय चौधरी को उठाना पड़ेगा, विजय चौधरी अपना चुनाव हार जाएंगे। तो पता चला कि विजय चौधरी भी रात भर उनका ब्लड प्रेशर हाई रहा है कि ये सीट जो है, क्योंकि उनको लगता है कि बगल वाली सीट पर अगर एक मल्लाह समाज का उम्मीदवार होगा तो हमारी सीट पर उसका असर होगा। मतलब जाहिर सी बात है, 10 किलोमीटर के रेंज में तो आप प्रभाव डाल ही सकते हैं। एक उम्मीदवार उधर लड़ रहा है तो अपने समाज के लोगों को 10 किलोमीटर के रेडियस में कहेगा कि चलो आप उनको आप जो है उनको वोट दे दीजिए, तभी उनकी जाति का वोट हमको इधर मिलेगा। तो वो चलता है। तो मोरवा की सीट असल इसी प्लान के तहत चिराग जी को दी गई कि विजय चौधरी को निपटाना था। संजय झा चाह रहे थे कि विजय चौधरी को निपटा दिया जाए, लेकिन नीतीश जी वहां भी अड़ गए, बोले नहीं मोरवा में तो हम लड़े। तो अब ये रत्नेश सदा को तो रात में आज उनका नामांकन भी करा दिया नीतीश जी ने, बोले जाके आप नॉमिनेशन फाइल कीजिए। तो ये तमाम खेल, तो चिराग पासवान जो है देखो सबसे शांत बैठे हुए चिराग पासवान, उनको लग रहा था कि मेरा सारा खेल जो है, जो प्लान शाह हमने बैठ करके किया उस पर अमल हो रहा है। लेकिन नीतीश कुमार ने 24 घंटे के अंदर अंदर जो है मतलब देश के जो मीडिया स्पॉन्सर्ड कथित चाणक्य हैं उनको ये समझा दिया कि आपकी चाणक्यगिरी गुजरात में चलेगी, मध्य प्रदेश में और हरियाणा में चल सकती है, बिहार में तो चाणक्य हम ही है और एनडीए में चाणक्य हम ही है, हमको माइनस मान करके तो आप खेल नहीं कर सकते मेरे साथ। और एक और बहुत महत्वपूर्ण खबर हुई है, सिद्धार्थ भाई आप भी ध्यान दीजिएगा। रात के 2 बजे क्या हुआ, संजय यादव जो नीतीश कुमार माफ कीजिएगा तेजस्वी जी के पॉलिटिकल सलाहकार माने जाते हैं, बड़े करीबी हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, हरियाणा से आते हैं, वो राबड़ी आवास से बाहर निकलते हैं। राबड़ी देवी का जो आवास है 10 सर्कुलर रोड और नीतीश जी से एक अन्य मार्ग, मतलब मुख्यमंत्री आवास का पिछला दरवाजा और राबड़ी जी के गेट, मतलब राबड़ी जी के आवास का सामने का दरवाजा बिल्कुल 20 फीट की दूरी पर है। एक सड़क है बीच में, बस जी। आप इस गेट से निकलिए, सड़क पार करके राबड़ी जी के यहाँ चले जाइए। वो वहां से निकले राबड़ी आवास से और 2 चक्कर उन्होंने अपनी गाड़ी का लगाया और उसके बाद वहां से गायब हो गया। मीडिया में ये खबर चल गई कि संजय यादव तेजस्वी यादव के घर गए, मतलब चचा भतीजा फिर से एक होने की बात शुरू हो गई है। ये एक बड़ा मतलब एक मनोवैज्ञानिक रूप से भाजपा पर भी दबाव बनाने की कोशिश हुई। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, कल भी मैंने आपको बताया था, कल तो आपकी यहाँ बाकायदा ट्रिगर चल रही थी ऊपर में कि नीतीश जी पलटी मारेंगे कि संपर्क टूटा नहीं है, संवाद खत्म नहीं हुआ है। लालू यादव और नीतीश के बीच का संवाद जारी है और कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी कि चुनाव के बाद अगर नीतीश जी को शिंदे गति प्राप्त कराने की कोशिश की जाएगी तो लालू जी पीछे खड़े हो जाएंगे कि नीतीश जी को सीएम बनाओ, बेटा मेरा उप मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन भाजपा का मुख्यमंत्री हम नहीं बनने देंगे।
ये तय हो गया है, इस बात की एकदम पूरी पूरी प्रबल संभावना है कि प्री अलायंस नहीं हुआ तो पोस्ट अलायंस तो आप मानिए कि पोस्ट अलायंस की संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। ये दोनों मैसेज संजय यादव ने राबड़ी आवाज से निकल करके दे दिया है कल रात में, और उसके बाद हड़कंप मचा हुआ है भाजपा के खेमे में कि नीतीश जी को रोक पाना बहुत मुश्किल है। और नीतीश जी ने समझा दिया है शाह साहब को कि अभी मेरे लिए दरवाजे 10 सर्कुलर रोड यानी राबड़ी देवी का आवास का जो दरवाजा है वो खुला हुआ है, ज्यादा मतलब सीधा राइट टाइम हो जाइए जो हम कह रहे हैं मान लीजिए। और अब तो उन्होंने एक और शर्त रख दी है आज कि अब जब भी सीटों के बंटवारे की औपचारिक ऐलान करने के लिए प्रेस वार्ता होगी जी, उसमें आपको नीतीश कुमार के नाम का ऐलान करना पड़ेगा कि नीतीश को की बहुमत आने की स्थिति में नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बनेंगे, जिससे अभी तक भाजपा के नेता बचते रहे हैं। अब नीतीश जी ने यह शर्त भी रख दी है कि आपको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना पड़ेगा नीतीश कुमार को इस मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होती है, कल होती है, लेकिन बहरहाल जो बड़ी सीटें हैं वहां नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आप देखिए कि क्या जरूरत थी नंदकिशोर यादव जैसे सीनियर नेता का टिकट काटने की। जी, नंदकिशोर यादव विधानसभा के स्पीकर हैं, स्पीकर रहे, वहां से जाकर के कुशवाहा समाज से आने वाले रत्नेश कुशवाहा को टिकट दिया गया। अभी कुम्हरार सीट की बात कर रहे थे सिद्धार्थ भाई, वहां से गुप्ता जी को, एक संजय गुप्ता है, उनको टिकट दिया गया है। कुम्हरार से अरुण सिन्हा वरिष्ठ विधायक हैं, उनका टिकट काट के आपने इनको टिकट दिया है गुप्ता जी को। हमारे यहाँ से जो सिटिंग विधायक हैं उनका आपने टिकट काट दिया। तो ये तमाम खेल बिहार में चल रहा है, आप देखी जाए। और इसी खबर को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये जो कल से नीतीश कुमार की तरफ से चलना शुरू हुई, गोदी मीडिया एक तरफ से चलाना शुरू किया कि राजद और कांग्रेस का गठबंधन एकदम वेंटिलेशन में टाइम टूट जाएगा। मनोज झा इधर दोहा लिख रहे हैं, उधर इमरान प्रतापगढ़ी उसको शायरी लिख कर रीट्वीट मार दे रहे हैं। उसको लेकर चर्चा चल रही है कि एकदम अब राजद कांग्रेस का गठबंधन एकदम वेंटिलेटर पे है, खत्म समझिए। और कांग्रेस ने 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का जो है संकेत दिया है। सब चीजें चलने लगी ताकि लोगों का ध्यान भगदड़ पे ना जाए। जबकि उधर आप देखेंगे कि आज रात बहुत स्मूथली तमाम चीजें निपटा ली जाएंगी। एक सीट पर पेच फंसा हुआ है, वो घोसी की सीट है जहानाबाद इलाके में, जिस सीट पर लड़ाने के लिए जगदीश शर्मा को राजद में शामिल कराया गया, वहां माले ने अपना टिकट भेज दिया है। हालांकि वो सीट माले की सिटिंग सीट है, नहीं है अपनी जगह पे, उसका स्टैंड सही है। माले वो घोसी की जो सीट है वो माले की जीती हुई सीट है, वहां से उसके मौजूदा विधायक हैं। लेकिन इसका मतलब यह है कि तेजस्वी से एक गलती ये हुई है कि घोसी की सीट की बात करने से पहले उसने माले को कॉन्फिडेंस दिया। आपको एक जो पार्टी जिस मौजूदा विधायक है वहां पर, अगर आप उसकी सीटों को बदल रहे हैं तो आप उसको विश्वास में लेंगे, उससे बात करेंगे और उसके बदले उसको जो सीटें चाहिए आप उस सीट पर बात करेंगे कि चलिए हम यहाँ छोड़ देते हैं आपके लिए, हम इससे बेहतर सीट आपको हम दे रहे हैं। ये इसका मतलब ये है कि तेजस्वी ने उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया था, इसलिए जाकर के वहां अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। और आज माले दीघा क्षेत्र से भी माले ने अपना दिव्या गौतम महिला उम्मीदवार हैं, उनका नामांकन करवा दिया है। और दिव्या गौतम के जीतने के भी चांसेस इस बार ज्यादा हैं, क्योंकि संजीव चौरसिया जो वहां के भाजपा विधायक हैं उनको फिर से टिकट दिया गया है, उससे लोग बहुत नाराज हैं। तो माले अगर बहुत सही लड़ गई वहां जाकर के तो माले का स्ट्राइक रेट जो है वो कांग्रेस के स्ट्राइक रेट से इस बार भी बेहतर रहेगा, ये मैं आपको बता दूं। जी बिल्कुल, यानी देखा जाए तो बिहार में सतह पर जितनी बगावत दिखाई दे रही है एनडीए में, अंदरूनी बगावत उससे भी कहीं बड़ी है। और नीतीश कुमार डायरेक्ट अमित शाह को मैसेज पहुंचा रहे हैं कि अगर ये इसी तरह चलता रहा, सीटों के बंटवारे पर हो गया, सीटों की चॉइसेस पर हो गया, अगर नीतीश कुमार की मांग नहीं मानी गई तो उनके पास दूसरा ऑप्शन खुला हुआ है। उन्होंने सीधे सीधे ये बात बता दी है कि वो कभी भी पलटी मार सकते हैं। ये जो चर्चा चल रही है ये वाकई में सच साबित भी हो सकती है आने वाले समय में, जैसा कि आप अभी फराजी बता रहे थे। सिद्धार्थ जी, अभी थोड़ी देर पहले फराजी ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार ने एक और अल्टीमेटम दे दिया है अमित शाह को। यह साफ कह दिया है कि जब भी सीटों के बंटवारे का ऐलान होगा उसके लिए जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें बीजेपी को यह घोषणा करनी ही पड़ेगी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। यह नहीं चलेगा, बल्कि नीतीश कुमार ही सीएम चेहरा है एनडीए का, ये बीजेपी को घोषणा करनी ही पड़ेगी। तो आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार जो दांव चल रहे हैं, क्या वो बीजेपी पर दबाव बना पाएंगे? और जिस तरह चिराग पासवान को नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी इस्तेमाल कर रही है, आपको क्या लगता है कि वो हो पाएगा? जी, मेरे ख्याल से फराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले वो कह ले। जी 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 सिद्धार्थ भाई, मैं आपको बता रहा हूं, अभी आप बता रहे थे कुम्हरार सीट पर जो है वहां आपके रिश्तेदार हैं, वहां पर जो टिकट की बदली हुई है तो वो बगावत है। और मुजफ्फरपुर लोकसभा की सीट है औराई, वहां से भाजपा ने रमा देवी को टिकट, पिछली बार राम सूरत राय 48,000 वोटों से जीत करके आए थे, वहां मार हो गया।
गर्दा उड़ा दिया है भाजपा, मतलब जो राम सूरत राय के समर्थकों ने एकदम से बवाल काट के रख दिया है। और ये मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आपको आने वाले दिनों में मार पिटाई की खबरें आनी शुरू हो जाएंगी कि लोजपा और जदयू के कार्यकर्ताओं में आपस में जूतम पैजार लात जूते चल रहे हैं। यहाँ तो अपने ही उम्मीदवार, मतलब ही उम्मीदवार के खिलाफ भाजपाइयों ने गर्दा उड़ा दिया है पटना कार्यालय में कि जिस उम्मीदवार को, रमा देवी को आपने टिकट दिया है, हम उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। राम सूरत राय को टिकट दीजिएगा तो चुनाव लड़ाया जाएगा, नहीं तो हम लोग राम सूरत राय को निर्दलीय चुनाव लड़ा करके रमा देवी को हराने का काम करेंगे। ये सब चल रहा है जी। जी सिद्धार्थ जी, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह की ये बगावत बीजेपी में देखी जा रही है और उधर नीतीश कुमार जो अल्टीमेटम दे रहे हैं, बीजेपी के लिए कितनी चुनौतियां हैं और वो इनसे कैसे निपट पाएगी? मेरे ख्याल से सैद्धांतिक रूप से बीजेपी ने इस देश की जनता को, इस देश के राजनीति को या इस देश की जनता की मानसिकता को पढ़ने में थोड़ी सी उनका वो उसको जिसे कहते हैं रीड करने का तरीका थोड़ा अलग है। हमें ध्यान में रखना है, इस देश में कोई भी पलटू राम नहीं होता है, क्योंकि अगर पलटू राम है तो इसका मतलब इस देश की जनता ही पलटू राम है। हर 5 साल में अगर वो चुनाव में किसी को हरा के किसी दूसरे को जिता रही है, इसका मतलब जनता भी तो पिछले बार किसी दूसरे को वोट दी थी, इस बार किसी दूसरे को वोट दिए, तो आप जनता को पलटू राम कहेंगे क्या? तो एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है और यह डाटा बताता है, कोई भी इस चीज को इंटरनेट पर जाके गूगल पर देख लीजिए। भारत में 1984 के चुनाव में सबसे पहली बार भाजपा उतरी थी और वो भाजपा राष्ट्रीय दल, उसके बाद से तो भाजपा राष्ट्रीय दल बन गई। 1989 में उसको 89 सीटें वगैरह भी आ गई थी। तो 1984 से लेके अभी तक भारत में करीब 1 दर्जन बार लोकसभा चुनाव हुए हैं और इन 1 दर्जन लोकसभा चुनाव में भाजपा राष्ट्रीय दल है। भाजपा राष्ट्रीय दल इतनी बड़ी है कि वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब जगह चुनाव लड़ती है, लेकिन आज तक एक भी चुनाव में भाजपा को भारत में 40% से ज्यादा वोट नहीं मिला है और हर चुनाव में क्षेत्रीय दलों को 40% से ज्यादा वोट मिला है। फिर से मैं बता देता हूं, क्षेत्रीय दलों को हमेशा 40% से ज्यादा वोट मिलता है और भाजपा जैसी राष्ट्रीय पार्टी को हमेशा 40% से कम वोट मिलता है। इसका मतलब ये है कि ये देश की जनता जो है वो क्षेत्रीयता पर बहुत ज्यादा जोर डालती है और क्षेत्रीय पार्टियां अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कभी इसके साथ और कभी उसके साथ जाती हैं। उनको आप पलटू राम नहीं कह सकते। डीएमके एक पार्टी है तमिलनाडु में, किसी समय वो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ थी, आज भाजपा के खिलाफ है। शिवसेना है, किसी समय वो बीजेपी के साथ थी, आज बीजेपी के खिलाफ है। नीतीश कुमार कभी वो बीजेपी के खिलाफ थे, आज बीजेपी के साथ हैं। मायावती, आप किसी भी पार्टी को देख लीजिए, क्षेत्रीय पार्टियां अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कहीं ना कहीं किसी भी तरह का वो पलटू राम बनेंगी, लेकिन अपना अस्तित्व को वो खत्म होने नहीं देंगी। ये चीज, और जनता भी ये नहीं चाहती है कि क्षेत्रीय दल खत्म हो। जनता अगर चाहती कि इस देश में क्षेत्रीय दल खत्म हो तो धीरे धीरे क्षेत्रीय दलों का वोट शेयर कम होता, लेकिन इस देश में आप देखिए, एक तो क्षेत्रीय दलों का वोट शेयर 40% से ज्यादा है और हर 2-4 साल में आपको एक नया क्षेत्रीय दल उठते हुए उभरते हुए दिखेगा। इस बार हमने देखा कि बिहार में प्रशांत किशोर नाम का क्षेत्रीय दल उठ गया है। 10 साल पहले हमने देखा दिल्ली में आम आदमी पार्टी नाम की क्षेत्रीय दल उठ गया है। हमें पता है कि इस बार महाराष्ट्र में चुनाव हुआ तो शिंदे ग्रुप अलग हो गया, अलग भी हो गया तो एक क्षेत्रीय दल तो उठ ही गया ना। तो क्षेत्रीय दलों को खत्म नहीं किया जा सकता और भाजपा हमेशा, क्योंकि भाजपा का हमेशा नारा है एक देश, एक विधान, एक पहचान, एक प्रधान जी, तो वो चाहती है क्षेत्रीय दल समेट दिए जाए, क्षेत्रीय दल को निपटा दिया जाए। तो ये क्षेत्रीयता बनाम भाजपा की राष्ट्रीयता के बीच में टकराव है और क्षेत्रीयता भारत में टिकी रहेगी, क्षेत्रीयता कहीं जाने वाली नहीं है। इसीलिए नीतीश कुमार जी जो दावपेच खेल रहे हैं, जो चाणक्य जी को, दिल्ली में बैठे चाणक्य जी को वो संदेश दे रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक संदेश दे रहे हैं और ऐसा संदेश वो देते रहेंगे क्योंकि ये उनके अस्तित्व का सवाल है। मुझे अच्छा लगा, फराज साहब जब बात कर रहे थे तो उन्होंने सूरजगढ़ा सीट का नाम लिया। सूरजगढ़ा, फराज साहब, ऐसा है कि मैं असल में मेरा क्षेत्र मटिहानी पड़ता है, लेकिन मटिहानी क्योंकि दियारा है तो हम बाजार करने के लिए सूरजगढ़ा आते हैं, तो अच्छा लगा हमको, हमारे गांव का जो बाजार में हम जाते हैं उसका नाम आपने लिया। तो वहां पर इस तरह की जो खींचतान होती है, और उन्होंने एक बड़ा अच्छा बात कही और उन्होंने कहा सिद्धार्थ को इसको समझा देंगे, एनआर कटवा के बैठते हैं। तो एक चीज डीबी लाइव के दर्शक जान लीजिए कि जिस दिन भी आप चुनाव वोट करने के लिए जाते हैं, आपके सामने जो ईवीएम रहता है, ईवीएम में कहीं भी किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं रहता। ईवीएम में सीरियल नंबर रहता है, सीरियल नंबर के बगल में कैंडिडेट का, प्रत्याशी का नाम रहता है, उसका फोटो रहता है और चुनाव चिन्ह होता है।
चुना किसी दल का नाम नहीं होता। भारत के संविधान में जब चुनाव होता है तो व्यक्ति चुनाव जीतता या हारता है, चुनाव, और हर व्यक्ति को जितने भी उम्मीदवार है सबको एक एक सिंबल दिया जाता है, सबके पास एक एक चुनाव चिन्ह होता है। यहाँ पर भारत के संविधान में कोई क्या कहते हैं बहुमत वाला सरकारी दल और दूसरा विपक्षी दल, इस तरह की परिकल्पना भारत के संविधान में नहीं है। इसीलिए भारत का जो पहला चुनाव हुआ था 1952 में, उसमें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर रिपब्लिकन पार्टी के अंतर्गत चुनाव लड़े थे, कांग्रेस के खिलाफ लड़े थे, जीत के आए थे। लेकिन जिस समय नेहरू जी ने सरकार बनानी थी तो वो उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को कहा कि आप इतने बड़े व्यक्ति हैं भारत के, आप कानून मंत्री बनिए, तो आप विपक्ष को तो आप अपना मंत्री बना रहे हैं। तो भारत में जो व्यवस्था है, तो इसीलिए जब वोटर वोट डालने जाता है तो उसके सामने बैलेट पेपर में कहीं पर भी किसी पार्टी का नाम नहीं होता, केवल चुनाव चिन्ह होता है। इसीलिए होता यह है कि पार्टी, जो भी उम्मीदवार जहां से भी उसको खड़ा होने की इच्छा होती है, वो वहां पर अपना फॉर्म भर देता है। बाद में जिस पार्टी का अध्यक्ष होता है वो उनको चुनाव चिन्ह देता है, जिसको कि बी फॉर्म कहा जाता है। बी फॉर्म देने तो जैसे ही बिहार में चुनाव की घोषणा हुई, जो भी उम्मीदवार थे, चाहे वो किसी पक्ष के थे, चाहे वो निर्दलीय थे, सबके लिए रास्ता खुल गया। वो लोग चुनाव आयोग में गए, अपना अपना उन्होंने पर्चा भर दिया, क्योंकि पर्चा भरते हैं आप व्यक्ति के नाते, क्योंकि पर्चा भरने में आपको बहुत सारे डिटेल देने पड़ते हैं, अपना नाम देना पड़ता है, पता देना पड़ता है, अपना बिजली का बिल देना पड़ता है, अपना बैंक का स्टेटमेंट देना पड़ता है, अपने और अपने परिवार का आपको आर्थिक स्थिति बतानी पड़ती है, आपके ऊपर कितने केस है वो बताने पड़ते हैं, आपको बहुत सारा अपना वो कम से कम 10 वोटरों का नाम दिखाना पड़ता है, जिन वोटरों का नाम लिस्ट में हो अभी SIR के चलते। तो बहुत तकनीकी मामला है। इसीलिए होता यह है कि जो भी उम्मीदवार है वो पार्टी का सिंबल तो उसको बाद में मिलेगा, लेकिन सबसे पहले वो जाके उसको चुनाव लड़ना है तो निर्दलीय के रूप में चुनाव आयोग में जाके अपना पर्चा भर देता है। उसके बाद वो कोशिश करता है कि वो पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनका वो हाथ पैर पकड़ता है और उनको कहता है कि बी फॉर्म हमको दे दीजिए। बी फॉर्म का मतलब है चुनाव चिन्ह। इसीलिए आपने दिखाया कि एक कोई JDU के मंत्री हैं, वो जाके नीतीश कुमार के घर के सामने बैठे हुए, वो JDU के ऑफिस के सामने नहीं बैठे हैं, क्योंकि बी फॉर्म देने का काम पार्टी का अध्यक्ष करता है, मतलब नीतीश कुमार के सिग्नेचर से होगा। तो इसीलिए वो उनका सिग्नेचर, क्योंकि उन्होंने फॉर्म अपना चुनाव अधिकारी के पास अपना फॉर्म भर दिया है। तो होता यह है कि जिस तरह से इन्होंने कहा, तो सूचगढ़ा वगैरह में होने वाला यह है कि बहुत सारे लोग अपना अपना पर्चा भर चुके हैं। अगर ये पार्टी उनको अपना बी फॉर्म नहीं देती है तो वो बहुत आसानी से दूसरे पार्टी में भी जा सकते हैं और उनको कहेंगे आप अपना फॉर्म, बी फॉर्म हमको दे दीजिए, तो जिसका भी एक बी फॉर्म मिलेगा। और मेरे ख्याल से अगर भाजपा JDU को ज्यादा हाईजैक करने की कोशिश करेगी तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि JDU के नीतीश कुमार कुछ ऐसे सीटों पे भी अपने उम्मीदवार को उनका जो तीर का निशान है उसका वो बी फॉर्म दे दे, जिस पर कि बीजेपी टिकट जिसपे कि बीजेपी का हक था, क्योंकि कोई भी पार्टी अपना उम्मीदवार कहीं भी खड़ा कर सकती है, क्यों कोई रोक टोक नहीं है। अगर 101 सीट पर JDU को लड़ना है तो इसका मतलब कहीं कानूनी उनके ऊपर रोक नहीं है। वो 105 सीटों पर भी बी फॉर्म दे सकते हैं, वो 150 सीट पर भी बी फॉर्म दे सकते हैं। तो होने वाला यह है कि अगर भाजपा बहुत ज्यादा दबाव डालेगी, JDU के सीटों को भाजपा छीनने की कोशिश करेगी, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि नीतीश कुमार 2-4 सीटों पर अपना वर्चस्व दिखाने के लिए भाजपा के खाते की सीट पर भी JDU के तीर के निशान वाले को बी फॉर्म दे दिया जाएगा कि भैया तुम भी जाके भर दो। तो वैसी स्थिति में भाजपा के लिए बड़ी अटपटी स्थिति होने वाली है। इसीलिए मेरा मानना है कि ये महागठबंधन या इंडिया गठबंधन इस चीज को बहुत शांति से, गंभीरता से और तसल्ली से, इत्मीनान से ले रहा है, क्योंकि जब तक कहां पर किसको बी फॉर्म मिल रहा है, कौन कहां पर किस चुनाव चिन्ह से लड़ रहा है, ये जब तक बिल्कुल स्पष्ट नहीं होता है तब तक आपको उसके विरोध में कौन सा उम्मीदवार डालने से जीतने की संभावना बढ़ती है ये पता नहीं लगता। इसीलिए कहीं गफलत ना हो जाए, कहीं धोखा ना हो जाए। बीजेपी इस तरह की हथकंडे अपनाने में माहिर है। भाजपा तो इतना माहिर है कि पिछले साल भारत में लोकसभा चुनाव हुआ था, तो सूरत नाम का एक सीट है, सूरत नाम के सीट पर सूरत के 20 लाख लोगों ने वोट ही नहीं डाला, किसी एक आदमी के उंगली पर भी निशान नहीं आया। मतलब सूरत में एक भी व्यक्ति ने वोट नहीं डाला, लेकिन सूरत में एक MP निकल गया, क्योंकि भाजपा ने ऐसा किया कि अपने प्रत्याशी के अलावा बाकी किसी को फॉर्म ही भरने नहीं दिया।
तो भारत में तो भाजपा ये चुनाव जीतने की, जैसे मैं कह रहा हूं, भाजपा अब चुनाव जीतती नहीं है, भाजपा अब चुनाव छीनती है। तो भाजपा चुनाव छीनने के लिए हर तरह के अच्छे बुरे हथकंडे अपनाएगी, और वो हथकंडे अपनाने से नीतीश कुमार अपने स्तर पर अपनी पार्टी को बचाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। उसी तरह का पूरा प्रयास चिराग पासवान भी करेंगे, उसी तरह से उनके, क्योंकि ये उनके भाजपा के सहयोगी दल ये जान रहे हैं कि ये चुनाव भाजपा अपने लिए लड़ रही है, सहयोगी दलों को तो उसको निपटाना है, और वो निपटाना है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। महाराष्ट्र में उसने निपटाया, उसने उड़ीसा में निपटा दिया। हमको पता है कि भाजपा सहयोगियों को निपटाती है, तो इसीलिए कोई भी सहयोगी दल भाजपा पे भरोसा नहीं किए हुए है, और हर सहयोगी दल को अपना चुनाव चिन्ह किसी भी सीट पर किसी को भी देने का उसके अध्यक्ष को हक होता है। आप अगर एक राजनीतिक दल हैं तो चिराग पासवान को ऐसा कोई रोक नहीं है कि उनको 29 ही सीट पर अपना चुनाव चिन्ह देना है। वो 30 पर भी दे सकते हैं, 243 पर भी दे सकते हैं। आने वाले समय में मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर जेडीयू और भाजपा के जो सहयोगी दल हैं, भाजपा अगर अपने सहयोगी दलों के सीट को छीनने की कोशिश करती है, जो सीट उनकी भाजपा के हिस्से की नहीं है, लेकिन भाजपा को लगता है कि वहां पर खड़े होंगे तो हम जीत जाएंगे, तो एलजेपी के सीट पर अगर भाजपा चली गई, जेडीयू के सीट पर भाजपा चली गई, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि जेडीयू अपने तरफ से अपना कैंडिडेट और अपना बी फॉर्म देके, नीतीश कुमार अपना चुनाव चिन्ह देके किसी को लड़वा दे वहां पर। तो ये होने वाली बहुत बात है, और मेरे ख्याल से ये काफी रोचक होते जा रहा है बिहार का चुनाव। एक चीज लेकिन स्पष्ट हो गई है, ये चुनाव में भाजपा बिहार में सरकार नहीं बना रही है। भाजपा को दहाई का आंकड़ा पार करना भी असंभव, इतना बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। जी बिल्कुल, यानी बिहार में बीजेपी के लिए कई सारी चुनौतियां एक के बाद एक खड़ी होती नजर आ रही हैं। ऐसा भी हो सकता है आने वाले वक्त में कि नीतीश कुमार बीजेपी की सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दे, जैसा कि जीतन राम मांझी भी कह रहे हैं कि चिराग पासवान के खाते में जो 2 सीटें जा रही हैं, मैं उन 2 पर अपने उम्मीदवार उतारूंगा। और यही नहीं, जीतन राम मांझी ने तो नीतीश कुमार का समर्थन भी किया है कि नीतीश कुमार की जो नाराजगी है वो बिल्कुल जायज है, कि जो नीतीश कुमार के कोटे की सीटें हैं वो चिराग पासवान को क्यों दी जाए। यानी अगर देखा जाए तो एनडीए में भी 2 गुट बंटते नजर आ रहे हैं। जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार जो नाराज है सीटों के बंटवारे से, वो एक तरफ है, और चिराग पासवान और बीजेपी एक तरफ दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आने वाले वक्त में ये गुत्थी और ज्यादा उलझने वाली है, जो बीजेपी के लिए सुलझानी बहुत मुश्किल हो सकती है अगर वक्त रहते इस पर काम ना किया गया। और देखना दिलचस्प होगा कि आखिर बीजेपी अपने सहयोगियों को कैसे मनाती है। क्या वो बैकफुट पर आएगी, क्या सीटों के बंटवारे को लेकर और कोई घोषणा निकलकर सामने आएगी, या फिर कैसे इस पूरे मामले को सुलझाती है बीजेपी। इस पर हमारी नजरें रहेंगी और आप हमें इससे रूबरू करवाते रहेंगे। लेकिन आज के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शाकिब जी, और बहुत बहुत धन्यवाद उन तमाम दर्शकों का जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े रहे। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।